आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, आज हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 का लेक्चर नंबर 10 आपका होने वाला है। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था यानी मॉड्यूल नंबर आपका 4 जो है हम लोग देख रहे थे। तो मॉड्यूल नंबर 4 में टॉपिक था सॉइल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 है, इससे पहले हम लोग देखे थे। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन में पिछले वीडियोस में हमने जो है डिस्कस किया कि आपका बोरिंग कितने तरीके का होता है ना, क्या यूजेस किसका कहाँ पे होता है, सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, कितने तरीके का एक्सप्लोरेशंस होते हैं, और जो सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं वो कितने तरीके से कलेक्ट करते हैं, किसका यूज कहाँ पे होता है ना, डिस्टर्ब सैंपल, अनडिस्टर्ब सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। इन तमाम चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने अब तक जो है डिस्कस किया था। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक है उसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और ये चीजें आपको लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि इससे आपका जो सेमेस्टर एग्जाम्स होता है उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल आपसे जो है 14 से 28 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से डेफिनेटली जो है पूछ देता है। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है वो है, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सैंपल। सैंपल आखिर होता क्या है ना, क्योंकि कई बार सवाल आ जाएगा कि सैंपल बताओ, सैंपल क्या है। तो सैंपल जो है सॉइल का वह सैंपल जिसका यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए, है ना। सॉइल सैंपल विच इज यूज्ड फॉर, है ना, यूज्ड फॉर टेस्टिंग, है ना। टेस्टिंग के लिए जो सॉइल का यूज करते हैं उसी को जो है सैंपल कहते हैं। सैंपलिंग, सैंपलिंग the process of collecting the soil sample is called सैम्पलिंग, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे सैम्पलर। सैम्पलर, सैम्पलर क्या होता है? तो इट इज द इक्विपमेंट, इट इज द it is the equipment, it is the equipment at or near the ground surface, है ना। जो इक्विपमेंट यूज करते हैं टू, अरे थोड़ा सा गलत लिखा गया, है ना। इक्विपमेंट, it is the equipment used to collect the samples, collect the samples at or near the ground सरफेस। ठीक है, तो सैम्पलर क्या होता है? वह इक्विपमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए ग्राउंड के नजदीक या ग्राउंड पर, तो उसे जो हम लोग सैम्पलर कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन आपका इक्विपमेंट है या सैम्पलर्स है, मोस्ट कॉमन सैम्पलर इज split a split
स्पून सिंपलर, उसको क्या कहते हैं? स्प्लिट स्पून सिंपलर जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलो लिख लिए। अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ सिंपलर के बारे में। किसके बारे में? डिजाइन ऑफ सिंपलर। तो देखो जो डिजाइन ऑफ सिंपलर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका ठीक, ये आपका डिजाइन है सिंपलर का। ठीक है, ये सिंपलर का आपका डिजाइन है। इसको नीचे डाला जाता है और फिर कलेक्ट करके सॉइल का सैंपल को जो है निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका है सैंपलिंग ट्यूब, और ये है आपका कटिंग एज। कटिंग एज, ठीक है। जो डिजाइन ऑफ सैंपलर है, इसमें जो डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस होता है सॉइल का, वो डिपेंड करता है डिजाइन ऑफ सैंपलर के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो कि डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ soil sample is depends on design of सैंपलर, है ना। जिस तरीके का डिजाइन ऑफ सैंपलर होगा उसके ऊपर जो है डिपेंड आपका करेगा कि भाई कितना आपका होगा। ठीक, तो यहाँ पे अंदर का जो डायमीटर है ये कटिंग एज का, उसका होता है D1, और कटिंग एज का बाहर का जो डायमीटर है यानी आउटर डायमीटर जो है वो है D2। ओके, और सैंपलिंग ट्यूब का इनर डायमीटर D3, और यहाँ से ये जो है ये है आपका D4, आपका सैंपलिंग ट्यूब का आउटर डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन चीजों को जो है लिख सकते हो कि D1 जो है आपका इनसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग एज, और D2 जो है आउटसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग एज, D3 जो है ये आपका है इनसाइड डायमीटर ऑफ सैंपलिंग ट्यूब, और D4 जो है आउटसाइड डायमीटर ऑफ सैंपलिंग ट्यूब है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिसमें जो D3 है वो हमेशा बड़ा होता है D1 से, और एंड आपका जो D2 है ये बड़ा होता है D4 से। ठीक है, D2 जो है हमेशा बड़ा होता है D4 से, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात करते हैं जो डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस होता है वो और भी कई सारे फैक्टर्स होता है जिसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख सकते हो वेयर samplers are the tubes or tools
with cutting is used to collect the soil sample from the field, है ना। जहाँ पे सैम्पलर्स होता है और ट्यूब्स और टूल्स विद कटिंग एज वो यूज किया जाता है सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए फील्ड से। ओके, तो हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है इनसाइड क्लियरेंस। इनसाइड क्लियरेंस, ठीक है, इनसाइड क्लियरेंस। तो इनसाइड क्लियरेंस को सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सी आई का परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। सी आई इज इक्वल टू D3 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D1 गुने 100। कई बार आपको एग्जाम में बोला जाता है कि भाई डिग्री मतलब जो इनसाइड क्लियरेंस है उसको परसेंटेज में ना बताइए, है ना, मैंने परसेंटेज में आपको नहीं पूछता है, तो उस कंडीशन में परसेंटेज को हटा देंगे, यानी 100 से जो गुना कर रहे हैं उसको हम लोग नहीं करेंगे। तो जो इनसाइड क्लियरेंस है ना, ये गवर्न होता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड सैंपलिंग ट्यूब। तो यूज्ड टू रिड्यूस friction between soil and sampling tube while sampling when soil enters in the samplers, ठीक है। जो इनसाइड क्लियरेंस होता है उसका जो वैल्यू है ना, वैल्यूज लाइज बिटवीन 1 to 3%, है ना, 1 से 3% के बीच में इसका वैल्यू जो है आपका लाई करता है। आउटसाइड क्लियरेंस दूसरा है ये, है ना, ये सेकंड है आउटसाइड क्लियरेंस। तो ये जो आउटसाइड क्लियरेंस है ये आपका रेंज अगर बात किया जाए तो वैल्यूज जो है लाइज करता है बिटवीन 1 to 2%, है ना, 1 से 2% के बीच में वैल्यू जो है इसका लाई करता है और इसको डिनोट करते हैं सी नोट से। परसेंटेज में लिखना रहेगा तो D2 माइनस D4 बाई D4 इंटू 100। यहाँ पे आपको पता है ना D4 क्या होता है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सैंपलिंग ट्यूब, और D2 जो है ये इनसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग एज, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यूज टू रिड्यूस
reduce friction between soil and sampling tube when samplers are driven and withdrawn, है ना। जब डालते हैं सैंपलर को या फिर जब निकालते हैं तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है सॉइल और सैंपलिंग ट्यूब के बीच में, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है कौन? तो आउटसाइड क्लियरेंस। ठीक है, आउटसाइड क्लियरेंस का वैल्यू क्या लाई करता है? तो 1 से 2% के बीच में वैल्यू जो है इसका लाई करता है। outside clearance should not be much greater than inside clearance। ठीक है, जो आउटसाइड क्लियरेंस होता है शुड नॉट बी मच ग्रेटर देन इनसाइड क्लियरेंस। ओके, तीसरा फैक्टर है आपका एरिया रेशियो। तीसरा फैक्टर क्या है? एरिया रेशियो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए आर परसेंटेज में इक्वल टू A2 माइनस A1 बाई A1 इंटू 100। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे और लिख सकते हैं, ए आर इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 का स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर। तो ये पाई बाई 4 कॉमन रहेगा तो ये सभी से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये लिखा जाएगा D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 का स्क्वायर इंटू 100। यहाँ पे भी इंटू 100 होगा। ठीक है, और उधर भी आपका आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ए आर परसेंटेज में लिखना रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि D2 माइनस D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 का स्क्वायर इंटू 100। आपको पता होना चाहिए कि D1 जो है ये आपका इनसाइड क्लियरेंस ऑफ कटिंग एज है और D2 जो है आउटसाइड क्लियरेंस ऑफ कटिंग एज आपका है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर बात किया जाए एरिया रेशियो अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो आपका जो कटिंग एज का थिकनेस है ना, कटिंग एज थिकनेस, तो कटिंग एज का जो थिकनेस है ये भी आपका इंक्रीज करेगा। और कटिंग एज का थिकनेस अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो शार्पनेस होता है ये भी ये जो है आपका डिक्रीज करेगा। और शार्पनेस जब डिक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस जो होगा ना, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ये हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा इसको कह सकते हैं, एंड वाइस वर्सा का मतलब हो गया कि अगर एरिया रेशियो डिक्रीज करेगा तो कटिंग एज का थिकनेस डिक्रीज करेगा, तो शार्पनेस जो है इंक्रीज होगा, और शार्पनेस इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जस्ट उल्टा आपका जो है सारा चीज चलता रहेगा यहाँ पे। ओके, जो एरिया रेशियो होता है हम लोग कोशिश करते हैं
जितना कम से कम ऑब्टेन हो, है ना। मतलब कोशिश करते हैं कम से कम हमारा एरिया रेशियो हो, ताकि जो डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस हो वो भी हमारा कम हो। ओके, यहाँ पे फॉर सेंसिटिव सॉइल, फॉर सेंसिटिव सॉइल, है ना, फॉर सेंसिटिव सॉइल और फॉर सॉफ्ट सेंसिटिव सॉइल, एरिया रेशियो शुड area ratio should not be greater than 25%, but in general for normal soil, area ratio should not be greater than 10%। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर है रिकवरी रेशियो, जिसको LR से रिप्रेजेंट करते हैं, रिकवरी रेशियो को। तो जो रिकवरी रेशियो होता है, ये आपका रेशियो होता है जो भी रिकवर्ड लेंथ है सैंपल का वो, और जो पेनिट्रेशन किया गया है ना, जो भी पेनिट्रेशन किया गया है आपका लेंथ सैंपलर का, उसका, है ना। तो LR इज इक्वल टू रिकवर्ड लेंथ ऑफ soil sample to the penetration of sampler। ठीक है, अगर LR का वैल्यू 1 आता है तो गुड रिकवरी है ना, गुड रिकवरी आपका हो रहा है। अगर LR का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सैंपल में क्या हो जा रहा है, सैंपल इज स्वेल्ड, मतलब उसमें पानी का मात्रा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और अगर LR का वैल्यू लेस देन 1 है तो सैंपल इज श्रंक, मतलब उसमें पानी की मात्रा जो है क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो ये 3 चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे कई बार जो है सेमेस्टर में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे जो है पूछ देता है ना, डायरेक्टली आपसे जो है ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। अब यहाँ पे फील्ड मेथड्स ऑफ सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, ऐसे ये चीज तो आप लोग में भी पढ़े होंगे, बट आपको मैं नाम बता देता हूं, बट जैसा आप लोगों का कमेंट रहेगा उसके अनुसार ये चीज आपको और बताया जाएगा। जिसमें सबसे पहला है प्लेट लोड टेस्ट, दूसरा है पाइल लोड टेस्ट, तीसरा है SPT टेस्ट यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तीसरा है CPT टेस्ट कोन पेनिट्रेशन टेस्ट,
और ये चौथा हो गया। ये पांचवा आपका वेन शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, और सिक्स जियो फिजिकल टेस्ट, जियो फिजिकल टेस्ट। तो जियो फिजिकल टेस्ट आपको बीटेक लेवल पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या आपका एमटेक वगैरह में पढ़ना होता है। अगर आप जियो टेक्निकल साइंस में आप एमटेक करेंगे तो उसमें बाकी प्लेट लोड टेस्ट, पाइल लोड टेस्ट, एसपीटी टेस्ट और सीपीटी टेस्ट और वेन शियर टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें मे भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमें एक बार अपडेट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बताकर, ताकि इस पे आपको अपडेट किया जा सके। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बना लेंगे तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका आता है ना। ये आज का जो टॉपिक बताएं डिजाइन ऑफ सिंपलर से, इससे जनरली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है एक दो बार पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस है सैंपलिंग ट्यूब हैज एन इनर diameter of 22 mm and outer diameter of 75 mm. The area ratio is, तो जो एरिया रेशियो होगा वो क्या होगा? तो भाई एरिया रेशियो का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो डी आई आपका दिया गया है 72 mm, है ना, और डी नोट दिया गया है आपका 75 mm। तो एरिया रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा डी नोट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आई का स्क्वायर गुने 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 72 का स्क्वायर गुने 100। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ए आर इज इक्वल टू 8.05 नहीं 8.505%। तो ये आपका जो है यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो कितना सिंपल था क्वेश्चंस, है ना। तो एग्जाम में आपके सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, बट आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण से क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और आप गलत बना कर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कंसीडर करना है कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सैंपलर का एरिया रेशियो शुड बी लो, एरिया रेशियो जो है लो होता है ना। दूसरा आपका दिया गया है कटिंग एज शुड बी थिक, तो एरिया रेशियो तो हमेशा कम ही होता है, क्यों, है ना, कम रखने की कोशिश करते हैं। कितना रखने की कोशिश करते हैं एरिया रेशियो? तो एरिया रेशियो अभी मैंने बताया कि एरिया रेशियो जो है आपका हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि 25 से कम रहे, या फिर जनरल कंडीशन में अगर एरिया रेशियो बात किया जाए तो 10 से भी कम रखने की कोशिश करते हैं ना, यानी लेस देन 10% हम लोग एरिया रेशियो जो है जनरली रखने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई आपका सही है कि हम लोग कम रखने की कोशिश करते हैं। कटिंग एज शुड बी थिक, नहीं भाई। इनर इनसाइड क्लियरेंस शुड बी हाई, नहीं। आउटसाइड क्लियरेंस शुड बी लो, तो हाँ ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ पे बताना है कि जो आपका गुड क्वालिटी ऑफ सैंपलर्स है उसको लेकर यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कौन सा सही आपका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है
यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सॉइल प्रॉपर्टीज और इन सीटू टेस्ट से रिलेटेड है। तो लिस्ट वन जो है सॉइल प्रॉपर्टीज में जो मेजर किया जाता है, और इन सीटू टेस्ट जो कि लिस्ट टू में आपका दिया गया है। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है ये प्लेट लोड टेस्ट से किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ जो है, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ जो है ये आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से किया जाता है। स्क्रीन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बियरिंग जो है ये आपका साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट से किया जाता है। इलास्टिक कांस्टेंट जो है ये आपका प्रेशर मीटर टेस्ट से किया जाता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको कंसीडर करना है। इन सब सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो टर्म होता है सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन वो अप टू होता है, कितना होता है, अप टू, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन नहीं, गलत। ट्वाइस द विड्थ ऑफ फाउंडेशन ये सही है ना, यानी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। और डेप्थ वेयर एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी लेस देन 20% ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर, तो नहीं भाई ये भी गलत है। डेप्थ वेयर एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी लेस देन 10% ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर, तो ये स्टेटमेंट सही है। और हार्ड रॉक लेवल नहीं, गलत। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्टेटमेंट में 2 और 4 जो है वो आपका सही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बताना है कि जो एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एन का वो ग्रेटर होता है देन 15% इन ए फाइन सैंड लेयर बिलो वाटर टेबल। तो जो इक्विवेलेंट पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होता है ना, वो उसका वैल्यू क्या होता है। तो देखो एन डैश इज इक्वल टू होता है 15 प्लस एन माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपका होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायलेटेंसी फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, डायलेटेंसी करेक्शन फैक्टर कहते हैं, या फैक्टर ही अभी लिख दो, है ना, करेक्शन फैक्टर भी आपका लिखते हैं। और ये हमेशा n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 15 होता है फॉर डेंस सैंड के लिए। किसके लिए, डेंस सैंड, डेंस सैंड, ओके। On shearing, dense sand have a tendency of volume increase, so negative pore water pressure develop in saturated fine sand under undrained conditions of loading. So जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो इंक्रीज करता है और लोडिंग लीडिंग टू एसपीटी वैल्यू हायर देन द एक्चुअल वन, दैट फॉर द डायलेटेंसी करेक्शन फैक्टर इज अप्लाई, हम लोग वहां पे फिर अप्लाई करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो स्प्लिट स्पून सिंपलर्स होता है इज पेनिट्रेटेड इनटू सॉइल स्ट्रेटम बाय गिविंग ब्लो फ्रॉम ड्रॉप वेट हुज वेट इन केजी एंड फ्री फॉल इज, कितना होता है। तो एसपीटी टेस्ट में अगर वेट ऑफ हैमर के बारे में बात किया जाए तो 65 केजी होता है और फ्री फॉल जो है 75 सेंटीमीटर आपका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट 1 में फील्ड टेस्ट दिया गया है और लिस्ट 2 में पैरामीटर जो मेजर किया जाता है वो आपका यहाँ पे
दिया गया। तो प्लेट लोड टेस्ट जो है ना, जो प्लेट लोड टेस्ट है ये आपका लोड इंटेंसिटी एंड सेटलमेंट वैल्यू को मेजर करता है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है ये एसपीटी वैल्यू को मेजर करता है। और स्टैटिक डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो है ये आपका टोटल और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और डायनेमिक पेनिट्रेशन टेस्ट जो है ये आपका एनसीडी वैल्यू को मेजर करता है। तो इसके अनुसार ऑप्शंस के अनुसार अगर मैच किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें जरूर बताएं ताकि आपका बेटर तरीके से हेल्प किया जा सके। और डियर अपने दोस्तों के साथ इस सेशंस को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए और भी कई सारे वीडियोस जो है 1 बाय 1 बैक टू बैक लाइव आ रही है ताकि आप लोगों का बेटर तरीके से हेल्प किया जाए। क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, उसी के बेसिस पे आप लोगों ने कमेंट किया है और यहाँ पे जो है मैंने उस चीज़ को जो है शुरू किया, है ना। और आप लोग इस सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए बोले थे, तो इसलिए जो है मैंने इस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले स्टार्ट किया है। ओके। और आने वाले समय में और भी वीडियोस आपको मिलता रहेगा। अभी तो मॉड्यूल 4 जो है ये लगभग खत्म ही हो गया, बस अब क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस और करवाएंगे जो कि अगले वीडियोस में आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। और वो क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपका मॉड्यूल 4 जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल 2 की ओर प्रोसीड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। ओके।